Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video we will see the last part number 2 of chapter number 6, unit 2. Unit 2 जो हमारा विट और ह्यूमर था, उसका ये लास्ट चैप्टर था, से द राइट थिंग्स. इसका फर्स्ट पार्ट जिसमें हमने चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है. इस वीडियो में इसकी एक्सरसाइज देख लेंगे. ओके, ये क्लास 7th न्यू एनसीईआरटी इंग्लिश टेक्स्ट बुक पूर्वी का ये चैप्टर है. चलिए एक्सरसाइज देखते हैं. लेट अस रीड. आई होप कि आपने अभी तक जो वीडियोस बनी है, इसका जो चैप्टर एक्सप्लेनेशन है और बाकी के चैप्टर्स हैं वो आपने देख लिए हैं. अगर नहीं देखे सो the links are there in the description box. Please go through that. So चलिए let us discuss. देखते हैं क्या करना है. So first question है, rectify the false statement given below from scene 2 of the play. An example has been done for you. Share your answers with your classmates and teacher. यहाँ पर sentences दिए गए हैं जो scene 2 हमने पढ़ा था वहां से. इसमें गलतियां हैं, इसको rectification मतलब correct करके और हमें लिख कर देना है. जैसे Mrs. Harding states that they do not like London as it is not the same as Landfield. तो ऐसा नहीं था. उन्होंने क्या कहा था? Mrs. Harding states that they like Landfield very much even though it is not the same as London. ऐसे ही बाकी के सेंटेंसेस हमें करने हैं, तो मैं करेक्ट यहाँ पर करके आपको दे रही हूँ, तो आप ये लिख सकते हैं. तो बाकी के सेंटेंसेस हम कर लेते हैं. यहाँ पर मैंने दिया आंसर, सो देख सकते हैं. सेकंड है, मिसेस हार्डिंग वाज प्लीज्ड टू नो दैट मैरी वाज फैमिलियर विद हर चिल्ड्रन. नो, वो तो कह रही थी मेरे तो बच्चे ही नहीं है. मिसेस हार्डिंग वाज नॉट प्लीज्ड एज शी एक्सप्लेन्ड दैट शी हैड नो चिल्ड्रन. दैट Mrs. Shaw shared that she liked Mrs. Best as she read a lot of newspaper. नहीं, ये क्या था? Mrs. Shaw shared that she liked Mrs. Best because she was a nice woman, not because she read newspaper. ऐसा नहीं था कि वो न्यूज़पेपर पढ़ती है इसलिए उसे वो पसंद करती थी, बल्कि वो अच्छी औरत थी इसलिए वो उन्हें पसंद करती थी. Then Mrs. Harding and Mrs. Shaw agree that wearing a blue dress with a red coat is unfashionable. नहीं, उन्हें तो दोनों को पसंद था रेड कोट पहनना ब्लू ड्रेस के साथ, राइट? तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा. रेक्टिफिकेशन कर देंगे कि मिसेस हार्डिंग एंड मिसेस शॉ डिड नॉट से वेयरिंग अ ब्लू ड्रेस विद अ रेड कोट इज अनफैशनेबल, बट मिसेस शॉ क्विकली सेड शी लाइक देम. देन मैरी शेयर्स दैट शी फाइंड द डॉग आउटसाइड द विंडो क्यूट. नहीं, उसे क्यूट थोड़ी लगा था, वो डॉग डर्टी लगा था, है ना? तो रेक्टिफाई करके करेक्ट करके लिख देंगे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट. यहाँ पर हमें पैराग्राफ दिया गया है या जो भी चैप्टर में हमने रीड किया था पार्ट दिया गया है, उस बेसिस पे क्वेश्चंस हैं करने हैं. जैसे मैरी ने कहा व्हाट आर यू गोइंग टू टॉक अबाउट, आप क्या बात करेंगे? तो उन्होंने कहा आई डोंट नो, मैं नहीं जानती हर तरीके की बातें. एक दिन हो सकता है तुम्हें भी उनके घर जाना पड़े और बातचीत करनी पड़े. तो मैरी कहती है आई कैन टॉक नाउ, मैं अभी भी बात कर सकती हूँ. मैं बहुत समय से ऐसा है कि मैं बात करने लायक हूँ, ऐसा नहीं कि आज मैं बात नहीं कर पाऊंगी. सो मिसेस शॉ कहती है येस दैट्स ट्रू, यू ऑलवेज टॉक टू मच. हाँ, ये सही है, तुम बहुत ज्यादा बात करती हो. बट डज एनीवन वांट टू हियर द थिंग्स दैट यू से, क्या लेकिन जब तुम बोलती हो तो लोग तुम्हें सुनना चाहते हैं? तो मैरी कहती है आई कैन टॉक वेरी वेल व्हेन आई लाइक, जब मैं चाहती हूँ तो मैं बहुत अच्छे से बातचीत कर सकती हूँ. आई विल स्टे विथ यू टुडे एंड टॉक टू देम व्हेन दे कम. मैं उनके पास रुकूंगी आपके साथ, जब वो लोग आएंगे तो मैं बात करूंगी. तो मिसेस शॉ कहती है ओ आई डोंट थिंक सो, तुम्हें बाहर जाना चाहिए वॉक के लिए, यही तुम्हारे लिए बेटर होगा. अब इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं और इनके आंसर्स कर लेते हैं. सो व्हाट डज मिसेस शॉ इंप्लाई व्हेन शी सेज वन डे यू विल हैव टू गो टू सम ऑफ दीज हाउसेज योरसेल्फ एंड टॉक टू द पीपल देयर. इसका मतलब क्या है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं. ए, she believes Mary should start learning about hosting guests. She thinks Mary is ready to visit these houses independently. She wants Mary to develop social skills for the future. She hopes Mary will avoid these social interaction entirely. So C वाला आंसर जो है वो करेक्ट है. मैं इसमें कलर चेंज कर लेती हूँ. Yes. सी वाला करेक्ट है क्योंकि उसकी जो मम्मी है मिसेस शॉ है वो चाहती है कि मैरी के अंदर ये सोशल स्किल्स डेवलप हो, कि वो फ्यूचर में इस तरीके से लोगों को होस्ट आसानी से कर पाए, बातचीत अच्छे से कर पाए. नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम ब्रैकेट. यहाँ पर ब्रैकेट में जो ऑप्शंस दिए गए उसमें से सही यहाँ पे फिल करना है. सो मिसेस शॉ एंड मैरी आर डिस्कसिंग हाउ टू हैव अ पोलाइट कन्वर्सेशन, कैसे हम आसानी से बातचीत कर सके. देन व्हाई डिड मैरी इंसिस्ट ऑन स्टेइंग विद हर मदर व्हेन गेस्ट अराइव्ड. जब गेस्ट आए तो मैरी ने क्यों जिद की? इंसिस्ट करना मतलब कि फोर्सफुली कहना कि मैं रुकूंगी. क्यों कहा अपनी मम्मी से? तो इसका आंसर हो जाएगा मैरी इंसिस्टेड ऑन स्टेइंग बिकॉज शी बिलीव दैट शी कुड टॉक वेल, क्योंकि उसे ऐसा विश्वास था कि वो अच्छे से बातचीत कर सकती है और कन्वर्सेशन जो बातचीत है गेस्ट के साथ उसमें वो ज्वाइन कर सकती है. देन मैच द फॉलोइंग कैरेक्टर ट्रेट्स टू द कैरेक्टर्स इन द एक्सर्ट. जैसे मैरी क्या थी? ईगर. मैरी का ईगर है ना, वो बहुत इच्छुक रहती थी किसी चीज को जानने के लिए या बहुत उतावली रहती थी. और मिसेस शॉ जो है वो कॉशियस रहती थी. सी वाला इसका आंसर.
ठीक है, सो आई होप इट इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट एक और पैराग्राफ दिया गया है, रीड कर लेते हैं। तो मैरी कहती है, आई सॉ मिसेस कॉटर दिस आफ्टरनून, आई मेट हर इन द स्ट्रीट, नो वन सीज हर इन द मॉर्निंग बिकॉज शी ऑलवेज स्टेज इन बेड देन एंड शी ऑलवेज आस्किंग द डॉक्टर टू गो टू सी हर। आई कांट अंडरस्टैंड women who stay in bed in the morning and why must she always ask for doctor? I have never been to a doctor in my life. तो मिसेस हार्डिंग कहती है, I stay in bed in the morning myself. वो जो मैरी है वो बुराई कर रही है या एक तरीके से क्रिटिसाइज कर रही है कॉटर को कि वो देर तक सोती रहती है ना। तो उसके ऊपर मिसेस हार्डिंग कहती है कि मैं भी देर तक सोती हूँ। नाउ क्वेश्चंस हैं, जैसे पहला है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस सुटेबली। सो मैरी कुड स्पॉट मिसेस कॉटर इन द स्ट्रीट बिकॉज उसे स्ट्रीट में क्यों मिली, गली में क्यों मिली मिसेस कॉटर? सो इसका आंसर है मैरी कुड स्पॉट मिसेस कॉटर इन द स्ट्रीट बिकॉज शी नेवर सॉ हर इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग में नहीं देखती है क्योंकि मॉर्निंग के समय वो बेड में रहती है, सोई रहती है। देन व्हाट डज मैरी कमेंट्स अबाउट मिसेस कॉटर स्टेइंग इन बेड एंड कॉलिंग द डॉक्टर सजेस्ट अबाउट हर अंडरस्टैंडिंग? ए, शी इज वरीड अबाउट व्हाई मिसेस कॉटर स्टे इन बेड ऑल मॉर्निंग। शी इज अनेबल टू अंडरस्टैंड व्हाई पीपल नीड मेडिकल हेल्प। शी थिंक्स मिसेस कॉटर इज scared and lonely for staying in bed. She believes Mrs. Cotter is right to rest and take care of herself. So इसका आंसर है she is unable to understand why people need medical help. Then how can we say that Mary enjoyed good health? We can say Mary enjoyed good health because she mentioned she had never been to a doctor in her life. उसने ऐसा बोला कि वो डॉक्टर के पास कभी नहीं गई है, ये बताता है कि उसकी अच्छी हेल्थ है। Then identify ये जो स्टेटमेंट है ट्रू है या फॉल्स है। Mary might have unintentionally offended Mrs. Harding. ये सही है स्टेटमेंट। उसका इंटेंशन नहीं था कि वो मिसेस हार्डिंग को ऑफेंड करे, उनको बुरा फील कराए, लेकिन अनइंटेंशनली भी उसने करा दिया। उसका जो रिमार्क था कि सुबह देर तक सोए रहने से ये अच्छी चीज नहीं है, इससे मिसेस हार्डिंग जो है वो ऑफेंड हो गई थी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ 6 क्वेश्चन है, एक एक करके हम आंसर देखेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट डज मैरी कॉमेंट अबाउट मिस्टर बेस्ट रूटीन एंड प्रोफेशन रिवील अबाउट हर व्यू पॉइंट ऑन बैंकर्स? जो मिस्टर बेस्ट के बारे में मैरी ने कमेंट किया कि वो ट्रेन से जाते हैं, आते हैं, सारा टाइम ट्रेन में बिताते हैं, तो उसके व्यू पॉइंट क्या है बैंकर्स के लिए और उनकी लाइफ के लिए? सो मैरी कमेंट रिवील्स, मैरी का कमेंट ये रिवील करता है दैट शी सीज बैंकर्स लाइफ एज डल एंड रिपीटेटिव, कि बैंकर्स की लाइफ बहुत बोरिंग होती है, एक जैसा रूटीन वो लोग फॉलो करते हैं। शी मॉक्स मिस्टर बेस्ट फॉर कम्यूटिंग डेली then reading only newspapers and not knowing how to live, कि उसको जीना नहीं आता है उनको, वो डेली एक ही लाइफ जीते हैं, सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उनको बुक का नॉलेज नहीं है, बुक नहीं पढ़ते हैं। दिस शोज शी थिंक्स बैंकर्स लैक क्रिएटिविटी और डीपर थॉट। देन व्हाट कैन बी इन्फर अबाउट मैरीज अंडरस्टैंडिंग ऑफ पोलाइट कन्वर्सेशन बेस्ड ऑन हर इंटरेक्शन विद द गेस्ट? मैरी का जो अंडरस्टैंडिंग थी, समझ थी कि वो पोलाइट मतलब प्यार से कैसे बात करनी चाहिए गेस्ट के साथ, वो क्या बताता है उसकी चीजों को जो हमने पढ़ा। सो उसके इंटरेक्शन से हमें पता चलता है, इट इज क्लियर दैट मैरी हैज अ पुअर ग्रास्प ऑफ पोलाइट कन्वर्सेशन। उसको पोलाइटली बात करना आता ही नहीं है। शी ऑफन मेक्स ब्लंट, पर्सनल और क्रिटिकल रिमार्क्स। वो बहुत तीखा बोलती है, तीखा ब्लंट मतलब बिल्कुल सीधे सीधे खड़ी खड़ी बातें करना, फिर पर्सनल चली जाती है, क्रिटिकल रिमार्क्स करती है। वो ये भी नहीं कंसिडर करती कि जो लिसनर है, जो सुन रहा है, उसकी बातों को कैसा फील करेगा। इस वजह से लीडिंग टू अनकंफर्टेबल साइलेंस, इसीलिए सामने वाला चुप हो जाता है, वो कंफर्टेबल फील नहीं करता है। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट डू यू थिंक द रिपीटेड स्टेज डायरेक्शन नो वन स्पीक्स इंडिकेट? कि कोई बोलता नहीं है उसकी बातें सुनने के बाद। तो अबाउट द एटमॉस्फेयर इन द रूम व्हेन मैरी स्पीक्स, मैरी जब बोलती है तो एक अजीब सी शांति हो जाती है वातावरण में, उस रूम में, है ना, कोई बोलता नहीं। इसका मतलब क्या है? सो इससे एक ऑकवर्डनेस और डिस्कम्फर्ट का फीलिंग आता है रूम के अंदर। मैरी के जो कमेंट है वो एम्बेरस कर देते हैं और ऑफेंड कर देते हैं अदर्स, दूसरों को। इसकी वजह से जो गेस्ट हैं वो अनश्योर हो जाते हैं कि कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए, जिसकी वजह से एक टेंस एनवायरनमेंट और अनईजी एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है। देन हाउ डज मैरीज एटीट्यूड टुवर्ड्स द गेस्ट चेंज थ्रू आउट द प्ले? मैरी का एटीट्यूड कैसे चेंज होता गया गेस्ट के प्रति? सो शी स्टार्ट्स ऑफ ईगर टू टॉक, धीरे शुरुआत में तो बहुत ईगरली, बहुत ऐसा उसको लग रहा था कितनी बातें करूं ताकि वो इंप्रेस कर सके, बट बिकम्स डिफेंसिव एंड ऑकवर्ड। लेकिन बाद में ऑकवर्ड सिचुएशंस में उसके कमेंट्स और उसकी वजह से हो गए, है ना। शी नेवर फुली एडजस्ट हर टोन, वो कभी भी एक जैसे होकर बात नहीं कर पाई, एंड बाय द
एंड शी इज स्टिल अनेबल टू से द राइट थिंग। और लास्ट में भी हमने देखा कि वो सही चीज नहीं बोल पाई, उसने कहा कि आप जा नहीं सकते, रुकना जरूरी है, ऐसा करके उसने बोल दिया था। देन फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाट डू मिसेस हार्डिंग एंड मिसेस लीज रिस्पॉन्ड टू मिस मैरीज ब्लंडर्स ड्यूरिंग देयर विजिट रिवील अबाउट देयर कैरेक्टर। सो देयर काम बट पॉइंटेड रिस्पॉन्सेज सजेस्ट दे आर पोलाइट एंड कंपोज्ड। इतनी बातें सुनने के बाद ही मिसेस हार्डिंग और ली ने कुछ भी रिस्पॉन्सेज ऐसा ब्लंटली या गंदी तरीके से उसको रिप्लाई नहीं किया। इससे ये पता चलता है वो लोग पोलाइट हैं और कंपोज्ड हैं, मतलब उन्हें बातचीत करने आती है इवन व्हेन ऑफेंडेड। जब भी उन्हें बुरा भी लगा तो भी वो पोलाइटली बिहेव किए। दे डू नॉट ओपनली कंफर्ट मैरी बट सटल वे में उन्होंने क्या किया, रियलाइज कराया मैरी को कि उसकी गलती है, शोइंग देयर सेल्फ कंट्रोल एंड सोशल ग्रेस। आसान वे में ही, मतलब नॉर्मल होकर ही उन्होंने मैरी को फील कराया, कुछ बुरी तरीके से उसके साथ बिहेव नहीं किया। देन सिक्स्थ क्वेश्चन इज इन व्हाट वे डज द प्ले शो द इम्पोर्टेंस ऑफ नोइंग हाउ टू एंगेज इन पोलाइट कन्वर्सेशन। इस जो भी हमने शो पढ़ा ये वाला, इस शो से हमें कैसे पता चलता है कि पोलाइट कन्वर्सेशन क्यों जरूरी है, उसके बारे में क्यों पता होना चाहिए। सो द प्ले हाईलाइट दैट नोइंग हाउ टू एंगेज पोलाइटली इज क्रूशियल फॉर बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग रिलेशनशिप, ताकि जो रिलेशनशिप है, हमारे रिश्ते हैं, वो अच्छे से रह पाए। पुअर कन्वर्सेशनल स्किल, अगर हमारी बातचीत अच्छी नहीं है, सो एज शोन बाय मैरी, जैसे कि मैरी की थी, तो इससे लोग ऑफेंड हो जाएंगे, ऑकवर्डनेस सिचुएशन में हो जाएंगे और सोशल हार्मनी, समाज में डैमेज हो सकता है, वहां पर नुकसान पहुंच सकता है, हार्मनी, शांति नहीं रहेगी। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टडी द फॉलोइंग वर्ड्स टेकन फ्रॉम द टेक्स्ट। ये वर्ड्स हैं ह्यूमरस, हिलेरियसली, देन कमिंग, ब्यूटीफुल। तो ये जो दिए हुए वर्ड्स हैं, इसमें लास्ट में OUS यहाँ पर ऐड हुआ है, फिर LY ऐड हुआ है, ING ऐड हुआ है और FUL ऐड हुआ है। सो ये कुछ वर्ड्स, जैसे कम में ING, ब्यूटी में FUL, सो ये ह्यूमर, हिलेरियस, कम, ब्यूटी, इन वर्ड्स को चेंज किया गया है सफिक्स लगा के। सफिक्स मतलब किसी वर्ड के बाद में अगर हम कुछ ऐड कर देते हैं तो उससे हम सफिक्स बोलते हैं। तो स्पेलिंग के वेरिएंट होते हैं, जैसे कम में ई की जगह ING लग गया, ब्यूटी में Y की जगह FUL लग गया, ठीक है, हिलेरियस में यहाँ पर LY ऐड हो गया। तो इस तरीके से चेंजेस होते हैं। अभी जो वर्ड्स दिए गए हैं इन्हें हमें चेंज करके देना है। ग्लैड का ग्लैडली दिया है, इसमें LY ऐड किया है, बैंकर में ER ऐड किया है, गाइडेंस में ANCE ऐड किया है, क्वाइटली में LY ऐड किया है, वॉकिंग में ING ऐड किया है। ठीक है, इस तरीके से आप लिख देंगे। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर हमें इसी तरीके से दिया, जैसे बायोलॉजी, तो इसमें लॉजी ऐड हुआ है, ठीक है, एक हमें करके दिया है। लॉजी का मतलब होता है अ स्टडी ऑफ, बायो की स्टडी करने को बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही अब हमें आगे चेंज करके बताना है। ठीक, चलिए देखते हैं। तो मैंने पूरा टेबल यहाँ पर खुद से रिफ्रेम करके लिख दिया है, आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं या फिल कर सकते हैं। जैसे बायोलॉजी में लॉजी ऐड हुआ है, अ स्टडी ऑफ, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल्स है जूलॉजी या साइकोलॉजी, लॉजी मतलब होता है पढ़ना। फिर है टॉलरेंस में एंस ऐड हुआ है, एंस, इससे नाउन चेंज हो जाता है, जैसे इंपॉर्टेंस में एंस है, एक्सेप्टेंस में एंस है ना। स्टॉप्ड में ED लगा है, इसमें चेंज कर दिया हमने टेंस, जैसे स्टॉप लिखते हैं तो ये प्रेजेंट टेंस है और ED लग दिया, पास्ट की बात हो रही है, प्रेजेंट टेंस, जैसे प्लेड, वॉक्ड। ऐसे बैकवर्ड में वर्ड लगा है, ये डायरेक्शन की तरफ बताने के लिए, किसी तरफ एक डायरेक्शन बताने के लिए, जैसे फॉरवर्ड मतलब आगे की तरफ, ईस्टवर्ड मतलब पूरब की तरफ, ईस्ट की तरफ। ठीक है, करेजियस में OUS लगा है, इसमें एडजेक्टिव चेंज हो जाता है, जैसे एडवेंचरस है ना, एग्जाम्पल लिखने थे, फेमस। ठीक, क्वाइटली में LY लगा है, इसमें एडवर्ब चेंज हो जाता है, जैसे स्लो में LY लगा, स्लोली, हैप्पी में ILY लगा, हैप्पीली। देन टफेस्ट क्या हो जाएगा, EST इसमें लगा हुआ है। सो सुपरलेटिव, एक डिग्री चेंज कर देते हैं, जैसे गुड, बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट। ठीक है, तो ऐसे चेंज की डिग्री सुपरलेटिव में, सबसे हाईएस्ट डिग्री, जैसे फास्ट का फास्टेस्ट, ब्राइट का ब्राइटेस्ट। जैसे 3 फॉर्म हो जाएंगे, फास्ट का फास्ट होता है पहला, ये पहली डिग्री होती है, दूसरा होता है फास्टर, दूसरी डिग्री होती है, और फिर सुपरलेटिव डिग्री आती है लास्ट वाली, जिसमें हम फास्टेस्ट बोलते हैं, मतलब सबसे तेज। ठीक है, फास्टेस्ट, ब्राइटेस्ट। अब टमेटोज है, सो इसमें ES लगा है, टमेटो मतलब 1 टमेटो, और ES लगा दिया तो प्लूरल, बहुत सारे टमेटो, जैसे पटेटो और पटेटोज, हीरो और हीरोज। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ पर ऐसे ही हमें चेंज करके मैंने यहाँ पे आंसर्स दे दिए हैं, वो लिखना है यहाँ पे, तो टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली आ जाएगा। ठीक है, आप यहाँ से फिल कर देंगे। चूज योर वर्ड्स एंड टॉपिक्स वाइजली, अवॉइड dash discussing things you do not know much about or that could upset someone. Then remember to be respectful, full लगा देंगे इसमें, ठीक है, towards other, including yourself, and express your appreciation. Finally, always be responsive.
ठीक है, IVE लग जाएगा, ऐसे आप फिल कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट यहाँ दिया हुआ है रीड द हाईलाइट्स। अब यहाँ जो वर्ड हाईलाइट जैसे से लिखा है, बट डज एनीवन वांट टू हियर द थिंग्स दैट यू से, क्या लोग सुनना चाहते हैं जो तुम बोलती हो? आई कांट टेल यू एवरीथिंग, से और टेल, तो क्या ये दोनों चीजें एक है? सो नो, ठीक है। से फोकस ऑन मैसेज एंड डज नॉट ऑलवेज रिक्वायर अ लिसनर, टेल फोकस ऑन हु रिसीव्स द मैसेज एंड ऑलवेज नीड अ लिसनर। से जब हम बोलते हैं तो जरूरी नहीं है कि कोई सुनने वाला हो, ठीक है, लेकिन टेल जब हम बोल रहे हैं तो एक मैसेज बोलने, जिसको भी हम बोल रहे हो मैसेज रिसीव हो रहा है और कोई ना कोई सुनने वाला होता है, सो ये डिफरेंस होते हैं। ऐसे ही कुछ वर्ड यहाँ और दिए हुए हैं जिसमें मीनिंग में डिफरेंस होता है, जैसे फेच और ब्रिंग, दोनों का मतलब लाना होता है। सो फेच मतलब होता है कहीं गए, गो समवेयर टू गेट समथिंग, कुछ लेने के लिए, एंड ब्रिंग इट बैक, और उसको लेकर आ गए। ब्रिंग मतलब भी लाना होता है, टेक समथिंग विद यू टू प्लेस यू आर गोइंग, जहां पर आप जा रहे हैं वहां कुछ सामान अपने साथ लेकर जा रहे हैं। सी मतलब होता है समथिंग दैट वी व्यू, जो हम देखते हैं, वेदर और नॉट वी पे अटेंशन, चाहे हम उधर देख रहे हो, ध्यान दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, जो हमारी आंखों के सामने है, मतलब हम देख रहे हैं, सी यूज करेंगे। लुक मतलब जब हम किसी एक डायरेक्शन में अटेंशन दे रहे हैं, ध्यान से देख रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, तो लुक आता है। ऐसे ही लिव मतलब परमानेंट जगह, कहीं पर जहां हम रेसिडेंस, जहां हमारे रहने की जगह है, तो लिव बोलते हैं। स्टे मतलब जब थोड़ी देर के लिए कहीं पर टेम्पररी हम प्रेजेंस है, रह रहे हैं, या टेम्पररी कोई लोकेशन है, जैसे गेस्ट हैं या विजिटर हैं, तो स्टे बोलते हैं, ठीक। फिर स्टडी मतलब स्पेंड टाइम लर्निंग समथिंग एज पार्ट ऑफ फॉर्मल एजुकेशन, स्कूल गए, फॉर्मली आप एजुकेशन जो आपको सिखाई जा रही है वो सीख रहे हैं, तो होता है स्टडी। लर्न मतलब होता है कि गेन नॉलेज, कुछ नॉलेज अपने से, हम अपने अंदर कोई नॉलेज गेन कर रहे हैं या कोई स्किल सीख रहे हैं थ्रू स्टडी और एक्सपीरियंस, ठीक है, तो स्टडी से हम लर्निंग सीखते हैं। स्पीक मतलब एक्सप्रेस थॉट्स और आइडियाज अलाउड ऑफन इन फॉर्मल सिचुएशन, अच्छे से अपने आइडियाज को, थॉट्स को, विचार्स को अच्छे तरीके से रखना, फॉर्मल तरीके से। टॉक मतलब इनफॉर्मल कन्वर्सेशन, मतलब जैसे हम दोस्तों से, फ्रेंड से बात करते हैं, फैमिली से बात करते हैं, इनफॉर्मल तरीके से, वो होता है टॉक। हियर मतलब होता है परसीव साउंड्स अनइंटेंशनली थ्रू द ईयर्स, मतलब कुछ हमारे कानों में आवाज आ रही है, हम सुनना चाहें या नहीं सुनना चाहें। लिसन, हम जब अटेंशन देकर कोई बात सुनते हैं, किसी स्पीच को, तो तब हम लिसन वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। तो ये मीनिंग्स थे। अब यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है, तो अब इनमें जो सही वर्ड आएगा, जो अभी हमने ब्रैकेट्स में पढ़े ना, उनमें से ही फिल करना है। तो मैंने यहाँ पर लिख कर दे दिया है, आप ये फिल कर सकते हैं। आई लुक्ड एट फोटो, मैंने फोटो की तरफ देखा, लेकिन कोई भी मुझे वहां पर फैमिलियर नहीं दिखा। आई हैड बेटर गो एंड फेच माई मदर फ्रॉम द स्टेशन एंड देन ब्रिंग हर होम, मैं अपनी मम्मी को लेने जाऊं और उन्हें लेकर घर आ जाऊं। फिर आई नीड टू स्टडी फॉर माई मैथमेटिक्स एग्जाम दिस वीकेंड, सो आई होप टू लर्न न्यू कॉन्सेप्ट्स along the way. Then I can hear the music from my neighbor's house, but I need to listen to it carefully to understand the lyrics. So इस तरीके से आप फिल कर लेंगे जो आपके ब्लैंक्स दिए हुए हैं उसमें, ठीक है। Now next question is read the following sentence from the text and underline the verb. Verb क्या होता है? क्रिया, किसी भी काम करने को दिखाया गया वर्ड, जो बता रहा हो, ऐसा वर्ड जो बता रहा हो कि हम काम कर रहे हैं, उसे कहते हैं वर्ब। जैसे दे लिव्ड इन लंदन बिफोर, लिव्ड मतलब रहना, वो पहले लंदन में रहते थे, तो रहना क्या है? क्रिया है। आई मेट हर इन अ शॉप एंड आस्क्ड हर टू कम, मेट मतलब मिलना, ठीक है, और आस्क्ड मतलब पूछना, तो ये क्या है? काम। सो एज यू नो वर्ब्स यू हैव अंडरलाइन, कौन कौन से? लिव्ड, मेट एंड पास्ट टेंस में है, ईडी लगा है या ईडी लगा है, यहाँ पे मेट लगा है, मीट का हो जाता है मेट, मीट होता है प्रेजेंट फॉर्म में और मेट हो जाता है पास्ट फॉर्म में, ठीक, टेंस के हैं। और पास्ट मतलब होता है जो पहले हो चुकी हैं चीजें। अब यहाँ पर एक सेंटेंस दिया है, इसमें अंडरलाइन करना है वो, शी हैज बीन स्टेइंग विद देम फॉर अ व्हाइल, हैज बीन स्टेइंग, ये क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, मतलब हैज के साथ बीन लगेगा और जो वर्ब है, स्टे वर्ब है, उसमें आईएनजी लग जाता है, ठीक है। तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो यहाँ पर हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से रिलेटेड डिटेल्स दी गई हैं, उसको पढ़ लेते हैं। तो इसमें अभी मैंने बताया हैज या हैव आएगा, उसके साथ बीन लगेगा, फिर वर्ब लगेगा फर्स्ट फॉर्म और फिर आईएनजी लगेगा, ठीक है। जैसे ड्यूरेशन ऑफ एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन पास्ट एंड कंटिन्यूअस अप टू द प्रेजेंट मोमेंट, ये कब यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस? जैसे कोई चीज, कोई एक्शन पास्ट में, मतलब पहले से शुरू हो गई लेकिन अभी भी कंटिन्यू है। जैसे अगर हम बोले बारिश हो रही है, तो मतलब बारिश शुरू पहले हुई है और अभी भी हो रही है, सो इट हैज बीन रेनिंग, ठीक है। ऐसे ही मिसेस शॉ हैज बीन प्रिपेयरिंग द रूम सिंस द मॉर्निंग फॉर मिसेस हार्डिंग एंड मिसेस लीज विजिट, क्योंकि मिसेस हार्डिंग और ली विजिट करने वाली थी, तो मिसेस शॉ जो है वो रूम सुबह से तैयार कर रही हैं, सिंस मॉर्निंग मतलब सुबह से, तो सुबह से शुरुआत की थी और अभी भी कर रही हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई एक्शन जब पास्ट में स्टार्ट हुआ हो और प्रेजेंट में भी कंटिन्यू होता है, तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के
थ्रू से चेंज करते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं, एन एक्शन दैट वाज गोइंग ऑन इन रीसेंट पास्ट विद इट्स रिजल्ट evident now, the focus is on ongoing activity rather than its completion, ठीक है। तो ये चीजें मैंने आपको बता दी हैं। Mrs. Shaw has been cleaning the room since morning. The room looks spotless now. अब रूम जो है बिल्कुल साफ दिख रहा है। द स्टूडेंट्स हैव बीन, अब हैज और हैव कैसे लगता है, तो हैज एक व्यक्ति के लिए लगता है, हैव जब प्लूरल हो, स्टूडेंट्स बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं तो हैव लगेगा। सो स्टूडेंट्स हैव बीन प्रैक्टिसिंग अ प्ले अबाउट द स्टोरी, सो इसका मतलब वो रिहर्सल कर रहे हैं और अब वो रेडी है, ठीक। अब आगे ऐसे ही हमें आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से भरना है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कौन सा होता है, हैज, हैव, इन दोनों में से कोई सा आएगा, फिर बीन आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर आईएनजी, ठीक है। यहां पर क्या होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, इज, एम या आर आता है, ठीक है, इज, एम या आर आता है, इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और आईएनजी आता है, ठीक है। तो जैसे स्टूडेंट्स आर ऑर्गेनाइजिंग, अब ये मैं यहाँ नहीं लिख रही हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है, आर ऑर्गेनाइजिंग अ प्ले सेटिंग अप द स्टेज। स्टूडेंट्स जो है ऑर्गेनाइज कर रहे हैं प्ले और स्टेज उन्होंने रेडी कर लिया। दे हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर वीक्स टू मेक एवरीथिंग परफेक्ट, वो हफ्तों से मेहनत कर रहे हैं ताकि हर चीज एकदम परफेक्ट हो। देन परफॉर्मर्स, जो परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस होने वाली है उसके लिए परफॉर्मेंस हैव बीन रिहर्सिंग, रिहर्स कर रहे हैं एवरी डे, एंड देयर एक्साइटमेंट हैज बीन ग्रोइंग, और उनकी एक्साइटमेंट धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। द साउंड इन चार्ज, जो साउंड इन चार्ज है, जो साउंड को देखेगा, इज टेस्टिंग, यहाँ पे इज टेस्टिंग, यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आएगा, ठीक है, इज टेस्टिंग द माइक्रोफोन्स टू चेक द साउंड क्वालिटी। एवरीवन हैव बीन वर्किंग हार्ड, सभी लोग मेहनत कर रहे हैं, बहुत कठोर मेहनत कर रहे हैं। नाउ द प्लेस इज बजिंग, अब वो जो जगह है एकदम ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा एनर्जी और एक्साइटमेंट से लोग वहां पर परफॉर्मेंस की तैयारी कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है, रीड द एक्सप्लेनेशन अबाउट काइंड ऑफ सेंटेंस, कैसे कैसे सेंटेंस होते हैं। जैसे डेक्लेरेटिव सेंटेंस, इसमें कोई इंफॉर्मेशन या कोई मैसेज हम बता रहे हैं, ये फुल स्टॉप से एंड, ये फुल स्टॉप से एंड होते हैं। जैसे देयर ऑलवेज समथिंग टू से, हमेशा कुछ ना कुछ कहने के लिए होता है, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा है। इंटेरोगेटिव मतलब इसमें क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इसमें क्वेश्चन मार्क लगा होता है। व्हाट शैल आई डू व्हेन दे वांट टू गो, ठीक। देन एक्सक्लामेटरी मतलब जब हम सरप्राइजिंग वे में कुछ बोल रहे हैं, इमोशंस या फीलिंग्स बता रहे हैं, तो उसमें ये वाला साइन लगता है। व्हाट ब्यूटीफुल चिल्ड्रन यू हैव मिसेस हार्डिंग, तो ये वाला साइन लगेगा। इंपेरेटिव सेंटेंस मतलब जब हम ऑर्डर दे रहे हैं, कमांड दे रहे हैं या रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये भी फुल स्टॉप से एंड होते हैं। पुट द कोट अवे इन योर बेडरूम, जैसे मम्मी ने ऑर्डर दिया कि अपना ये जो कोट है बेडरूम में जाके रखो, तो लास्ट में यहाँ पे फुल स्टॉप आया। ऐसे ही हमें आगे सेंटेंसेस दिए गए हैं, इनको हमें सेंटेंस को सही से पढ़ना है और पंक्चुएशन मार्क जो हमने अभी पढ़े, एक्सक्लामेटरी, फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क, ये लगाने हैं जिसमें जो आएगा सही से रीड करके, ठीक है, अप्रोप्रिएट वे में। तो यहाँ मैंने लिख के दे दिया है, आप लिख लेंगे। जैसे पहला है द मीटिंग स्टार्ट्स एट 10 AM इन द कॉन्फ्रेंस रूम, ये डिक्लेरेटिव है, बताया जा रहा है तो फुल स्टॉप आएगा। व्हाट एन एक्साइटिंग एडवेंचर, अब हम सरप्राइज हो रहे हैं कि कितना अच्छा एडवेंचर है, तो एक्सक्लामेटरी है। ये इंटेरोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ये भी इंटेरोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क। एक्सक्लामेटरी सरप्राइजिंग सेंटेंस। इंपेरेटिव तो यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा, डिक्लेरेटिव यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा, इंपेरेटिव यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा, ठीक है। तो ये आप चेक करके और वहां पर फिल कर लेंगे। नाउ अब दिया है लेट अस लिसन, चैप्टर के लास्ट में हमें एक ट्रांसक्रिप्ट दिया हुआ है जिसमें मिसेस शॉ वांटेड टू मैरी टू लर्न टू से द राइट थिंग। जैसे मिसेस शॉ का हमने पढ़ा कि वो मैरी को अच्छी चीजें सिखाना चाह रही हैं, सो एक ट्रांसक्रिप्ट, एक कन्वर्सेशन दिया हुआ है जो मॉम और बेटे के बीच में बेसिक मैनर्स के बारे में बातचीत हो रही है, वो हमें सुनना है, फिर ये सारे क्वेश्चन के आंसर करने हैं। तो चलिए वो रीड कर लेते हैं। सबसे पहले मदर कहती है, व्हाई वर यू गेटिंग इम्पेशेंट इन द ग्रोसरी स्टोर, जब हम किराने की दुकान में गए थे तो तुम इतना ज्यादा उतावले क्यों हो रहे थे। तो बेटा कहता है, वॉज आई रियली, आई जस्ट डिडंट लाइक वेटिंग सो लॉन्ग, मैं क्या सच में ऐसा कर रहा था, नहीं मैं बस देर तक वहां वेट करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो मम्मी कहती है, आई नो वेटिंग कैन बी बोरिंग बट रिमेंबर वी ऑलवेज स्टैंड इन क्यूज एंड वेट फॉर आवर टर्न, इट्स फेयर फॉर एवरीवन राइट। सो मम्मी कहती है, समझ में आता है कि किसी का वेट करना या किसी लाइन में वेट करना बहुत बोरिंग होता है, लेकिन ये आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि कोई लाइन लगी है तो जो व्यक्ति पहले से खड़ा है उसका ही नंबर पहले आएगा, है ना। ऐसा नहीं आप लाइन तोड़ के आगे चले जाओ, तो ये सही नहीं होता है। सही तरीका यही है कि क्यू में मतलब लाइन में आपको खड़ा होना है और अपनी बारी आने का, अपनी टर्न आने का वेट करना है।
तो बेटा कहता है आई गेस इवन इफ इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, लेकिन वो कहता है फिर टाइम ज्यादा लगेगा। तो मम्मी कहती है वेल दैट्स व्हेन वी प्रैक्टिस पेशेंस एंड व्हेन इट्स आवर टर्न व्हाट डू वी से टू द शॉपकीपर। जब हमारी टर्न आएगी और दुकानदार हमारा सामान दे देगा तो हमें क्या कहना चाहिए? तो बेटा कहता है वी से थैंक यू एंड प्लीज इफ वी आस्क फॉर समथिंग, राइट। सो हमें थैंक यू बोलना चाहिए, और अगर कोई सामान हमें चाहिए तो हमें बोलना चाहिए प्लीज कैन आई हैव दिस, या जो भी सामान मांगना है तो प्लीज करके मांगना चाहिए। मम्मी कहती है यस दोज आर पोलाइट वर्ड्स, थैंक यू, प्लीज, ये सब पोलाइट वर्ड्स होते हैं। व्हाई डू यू थिंक दे आर इंपॉर्टेंट? तुम्हें क्यों लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है? तो बेटा कहता है मे बी बिकॉज दे मेक पीपल फील रिस्पेक्टेड। ये जो वर्ड्स हैं थैंक यू, प्लीज, इनसे सामने वाले व्यक्ति को ऐसा लगता है कि हमें रिस्पेक्ट मिल रही है। तो मम्मी कहती है एग्जैक्टली, ये ग्रैटिट्यूड और काइंडनेस दिखाते हैं। ग्रैटिट्यूड मतलब जब हम किसी की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, दया के भाव से किसी को देख रहे हैं। अबाउट एंड व्हाट अबाउट यस्टरडे व्हेन यू बम्प्ड इनटू द लेडी विद ब्लू साड़ी, एक लेडी थी जिसने ब्लू कलर की साड़ी पहनी थी और उसमें तुम टकरा गए थे, तो उसके बारे में क्या कहोगे? तो बेटा कहता है ओ आई सेड सॉरी राइट अवे, यू ऑलवेज टेल मी इट्स इंपॉर्टेंट टू अपोलोजाइज। सो मैंने तुरंत उनको सॉरी बोल दिया था, आपने तो मुझे सिखाया है कि माफी मांगना बहुत जरूरी होता है। अपोलॉजी मतलब होता है माफी मांगना, ठीक है। नाउ आगे रीड करते हैं। तो मम्मी कहती हैं दैट्स ट्रू, व्हाई डू यू थिंक इट्स इंपॉर्टेंट टू अपोलोजाइज? तुम्हें क्यों लगता है, तुमने बिल्कुल सही किया, तुम्हें क्यों लगता है कि माफी मांगना जरूरी है? तो बेटा कहता है सो पीपल नो आई डिडंट मीन टू डू इट एंड दैट आई केयर, कि जैसे मुझसे धक्का लग गया तो उनको ऐसा ना लगे कि मैंने ये जानबूझ के किया है, मैं उसे मीन करता हूँ और मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, केयर करता हूँ। तो मम्मी कहती है यस इट शोज यू आर रिस्पॉन्सिबल। जब आप किसी को सॉरी बोलते हैं, अपने लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाते हैं के प्रति, तो आप एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर दिखाते हैं। एंड हाउ अबाउट व्हेन वी आर इन प्लेस लाइक लाइब्रेरी, और जब हम लाइब्रेरी में हो तब व्हाट काइंड ऑफ वॉइस शुड वी यूज, तो हमें कैसी आवाज में बातचीत करनी चाहिए? लाइब्रेरी में कभी भी आप होते हैं तो हमें बहुत धीमे धीमे बोलना चाहिए क्योंकि वहां पर लोग पढ़ रहे होते हैं। सो बेटा कहता है ओ आई नो दिस, वी स्पीक सॉफ्टली सो वी डोंट बॉदर अदर्स, ताकि हम दूसरों को बॉदर ना करें, परेशान ना करें। तो मम्मी कहती है राइट अगेन इट्स कॉल्ड यूजिंग एन इनसाइड वॉइस, धीरे धीरे बोलना। तो बेटा कहता है आई नो, आई ऑल्सो नो दैट वी शुड कवर आवर माउथ व्हेन वी yawn, sneeze और cough in a gathering or a public space। तो बेटा कहता है हाँ, और मुझे ये भी पता है कि कभी हम पब्लिक प्लेस पे हैं, मतलब जहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, कोई गैदरिंग है, मीटिंग है या कोई फेस्टिवल सेलिब्रेशन है, तो वहां पर जब अगर हमें उबासी आती है या छींक आती है या कफ खांसी आती है, हमें अपने माउथ को कवर कर लेना चाहिए। तो मम्मी कहती है एब्सोल्युटली यू आर गेटिंग रियली गुड एट रिमेम्बरिंग दीज थिंग्स, आप बहुत अच्छे से चीजें याद रखते हो। एंड व्हेन वी टॉक एट स्कूल और होम व्हाट शुड वी डू व्हेन समवन एल्स इज स्पीकिंग, जब कोई और बोल रहा है तो हमें क्या करना चाहिए? तो बेटा कहता है वी वेट फॉर आवर टर्न, हमें अपनी बारी की वेट करना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई बोल रहा है और उस बीच में हमने इंटरप्ट कर दिया, बीच में उनकी बात काट दी, ये वेल मैनर चीज नहीं, ठीक है। नाउ आगे फिर मदर कहती हैं यू हैव गॉट इट रोहन, यस रोहन तुम्हें सही से पता है सारी चीजें, यू आर बिकमिंग अ रियली पोलाइट यंग मैन, आप बहुत अच्छे यंग मैन बन रहे हो। सन कहता है थैंक्स माँ, सो डू यू थिंक I'll be ready to handle the grocery queue next time, तो क्या आपको लगता है कि मैं नेक्स्ट टाइम ग्रोसरी की मतलब किराने की दुकान पर जाऊंगा तो वहां लाइन में सही से खड़ा रहूंगा? तो मम्मी कहती है certainly and maybe we can get some ice cream as a reward if you do it well, अगर तुम अच्छे से बिहेव किए तो हम हो सकता है आइसक्रीम भी खाएं। सन कहते हैं डील एंड थैंक यू, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा, अब आगे देख लेते हैं इसमें क्या क्वेश्चंस है। सो सबसे पहला है हाउ डिड सन बिहेव इन ग्रोसरी क्यू, किराने की दुकान में जो लाइन थी वहां पर उसने कैसे बिहेव किया? स्ट्रेंजली, इम्पेशेंटली या पोलाइटली? इम्पेशेंटली, ये आंसर हो गया। देन मदर फाइनली रेफर्स टू हर सन एज पोलाइट यंग मैन, रिस्पॉन्सिबल सन या ग्रेटफुल पर्सन? पोलाइट यंग मैन, ये लास्ट में मम्मी ने उसको बोला। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज you will once again listen to the conversation, as you listen select 4 true statement। ये जो 7 स्टेटमेंट्स दिए हैं इनमें से हमें 4 सही स्टेटमेंट ढूंढने हैं। तो जैसे पहला है मदर यूजेस ग्रोसरी स्टोर इंसिडेंट एज एन अपॉर्चुनिटी टू टीच हर सन अबाउट पेशेंस एंड फेयरनेस, ये सही है, हमारा पहला वाला सही है कि मम्मी ने ये जो मौका था कि वो ग्रोसरी स्टोर पे उसके बच्चे ने अच्छे से बिहेव नहीं किया, उसको यूज करके और सही और गलत को उसने सिखाया। देन सन रिकॉग्नाइज द वैल्यू ऑफ अपॉलॉजी एंड अंडरस्टैंड्स दैट इट शोज ही नोटिस अदर, नहीं ये दूसरा ये गलत है। Their son is gradually learning the importance of polite words, इसका मतलब समझा था, एपोलॉजी का नहीं। सो 3 वाला हमारा सही है, ये सही है, ये सही है, पहला वाला और तीसरा वाला। देन मदर ने डिस्करेज किया अपने बेटे को फ्रॉम स्पीकिंग सॉफ्टली इन पब्लिक, नहीं ये गलत है, उसने कहा कि हमें सॉफ्टली बोलना चाहिए, है ना। सो सन फील्स दैट कवरिंग हिज माउथ व्हेन कफिंग इज ओनली इंपॉर्टेंट व्हेन ही इज एट होम, नो ये भी गलत है, कहीं पर भी हम हो तो अपना मुंह हमें कवर करना चाहिए खांसते वक्त। देन सन रिसीव ऑल एडवाइस रेडली व्हाइल अंडरस्टैंडिंग इट्स इंपॉर्टेंस, यस। देन
The mother uses praise to support the polite behavior she wants her son to continue practicing. Yes, तो ये चार जो स्टेटमेंट है जिसके आगे डॉट लगाया मैंने, ये चारों करेक्ट है. ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट, लेट अस स्पीक. एज यू नो, इंटोनेशन क्या होता है? जब हम कोई चीज बोलते हैं, जैसे कभी कभी हम कोई बात बोलते हैं तो हमारी पिच जो है, बोलने की आवाज जो है वो हाई होती है, कभी लो होती है ना. पिच में या टोन में राइज और फॉल आता है पिच में, ठीक है, जब हम बोलते हैं तो. सो लेट अस लर्न अबाउट सेंटेंस स्ट्रेस. कोई सेंटेंस ऐसा होता है, जैसे सेंटेंस स्ट्रेस के बारे में हम पढ़ रहे हैं, इज लेइंग एम्फेसिस, एक जोर देकर बोलना कुछ वर्ड्स पे, ठीक है, कुछ वर्ड्स जो पार्ट है सेंटेंस का, तो एम्फेसिस ऑन पर्टिकुलर वर्ड्स ये हेल्प करते हैं ताकि सेंटेंस का जो इंपॉर्टेंस है उस मीनिंग को अच्छे से समझ में आए. कंटेंट words like book, run, beautiful, quickly, etc. are mostly stressed instead of function word like she, in, is, etc. in a sentence. जो इस तरीके के वर्ड होते हैं उनको हम ज्यादा जोर देकर बोलते हैं, जैसे she, he, in, is, इसके कंपैरिजन में. So, ये जो वर्ड्स होते हैं नॉर्मल, इन्हें हम फंक्शन वर्ड बोलते हैं, और इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं इन्हें हम कंटेंट वर्ड्स बोलते हैं. ओके, नाउ आगे यहाँ पर दिया हुआ है I speak the given declarative sentence. यहाँ पर एक सेंटेंस है I saw Mrs. Cotter this afternoon. Mrs. Cotter पे हम जोर दे रहे हैं. I saw Mrs. Cotter this afternoon. तो this afternoon धीरे से बोला. Mrs. धीरे से बोलना मतलब ये नहीं कि आवाज धीरे कर ली, बल्कि हमने कम जोर दिया Mrs. Cotter पे, मतलब इस आफ्टरनून मैंने Mrs. Cotter को देखा. So use falling intonation toward end of the sentence as declarative sentences usually have फॉलिंग इंटोनेशन. लास्ट में हमारा जो टोन है वो डाउन होने लगता है, और मिसेस कॉटर जैसे जो वर्ड्स हैं इस पे हमारा टोन जो है, पिच जो है हाई हो जाती है. ठीक है, रिमेंबर स्ट्रेस डज नॉट मीन से द वर्ड लाउडर. ऐसा नहीं है कि मैं जोर से बोलूं आई सॉ मिसेस कॉटर दिस आफ्टरनून, नहीं, ऐसा नहीं है. मिसेस कॉटर या आई सॉ कुछ भी बोल रहे हैं, एक ही आवाज तो एक जैसी रहेगी, लेकिन हम किस वर्ड पे ज्यादा जोर दे रहे हैं वो मैटर करता है. इसका मतलब है टू से अ वर्ड विथ मोर एम्फेसिस देन अदर. ठीक, अब ऐसे ही जैसे ये सेंटेंस है इनको रीड करना है. द रूम लुक्स क्लीनर. इसको कैसे रीड करेंगे, किस वर्ड्स पे हमें जोर देना है, ये जो हाईलाइटेड है. सो द रूम लुक्स क्लियर नाउ. यू ऑलवेज टॉक टू मच, देन यू लीव योर क्लॉथ्स ऑल ओवर द हाउस. ठीक है, ये हो गया. अब नेक्स्ट देखते हैं. सो वर्क इन पेयर्स. ये जो सेंटेंसेस दिए हैं इनको आपको अच्छे से रीड करना है अलाउड. ठीक है, और कहाँ पे स्ट्रेस आएगा, कहाँ पे तेज बोलना है, धीरे बोलना है, ये चीजें आपको करनी है. ठीक है, नाउ जैसे पहला है आई डिडंट हर्ट एनीवन टुडे. मैंने आज किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया. तो इसका मतलब क्या हुआ, आई डिडंट हर्ट एनीवन टुडे. इसका मतलब है आई माइट हैव डन अदर थिंग्स बट डिड नॉट हर्ट एनीवन. मैंने और काम किए होंगे लेकिन उसके अलावा एक ये चीज है कि आज मैंने किसी को दुख नहीं पहुंचाया. आई डिडंट हर्ट एनीवन टुडे. अब डिडंट पे जोर दे रहे हैं तो इसका देखो सेंटेंस सेम है, वर्ड कहाँ पे हम जोर दे रहे हैं उससे सेंटेंस का मीनिंग बदल जाता है. आई डिडंट हर्ट एनीवन टुडे, इसका मतलब है आई माइट कॉज हर्ट यूजुअली. इसका मतलब है कि अधिकतर ऐसा होता है या कभी कभी ऐसा होता है मैं किसी को दुख पहुंचा देता हूँ लेकिन आज मैंने किसी को दुख नहीं पहुंचाया. फिर अब ये तीसरे वाले में हर्ट पे जोर देना है. सो आई डिडंट hurt anyone today. The action of hurting anyone did not occur. ठीक है, तो ऐसे कहाँ पर हम किस बात पे जोर दे रहे हैं उसके हिसाब से यहाँ मीनिंग दिया हुआ है. ओके, नाउ नेक्स्ट है सो नाउ स्पीक. अब ये जो वर्ड है नाउ अब ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, इसको आप इंटोनेशन टोन में पढ़ेंगे. ठीक है, रिमेंबर द वे वी यूज स्ट्रेस एंड इंटोनेशन इन अ सेंटेंस कैन चेंज द मीनिंग ऑफ व्हाट वी विश टू से इफ वी आर नॉट केयरफुल. जैसे अभी हमने देखा किस वर्ड पे हम जोर दे रहे हैं वो वर्ड सेंटेंस का मीनिंग भी चेंज कर सकता है. ओके, नाउ नेक्स्ट है यहाँ पर लेट अस राइट. अभी जो हमने स्टोरी पढ़ी से द राइट थिंग, इसको आप दोबारा से री राइट करिए. शॉर्ट स्टोरी बनानी है जिसमें मैरी और उसकी मम्मी के और गेस्ट के जो इंटरेक्शन है, बातचीत है, उसको दिखाना है. इसमें आपको सारे मेन इवेंट्स लाने हैं, कैरेक्टर के इमोशंस दिखाने हैं, ह्यूमरस मोमेंट जो हंसी मजाक वाले थे वो भी दिखाने हैं. पैराग्राफ आप यूज कर सकते हैं अपने स्टोरी को राइट करने के लिए. डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज ले सकते हैं और कैरेक्टर्स टू ब्रिंग द कैरेक्टर्स इवेंट टू लाइफ. ठीक है, आप जैसे आप कैसे शुरू कर सकते हैं, बिगिन विद एन इंट्रोडक्शन. आप मैरी और मिसेस शॉ का इंट्रोडक्शन दे सकते हैं कि उनका रिलेशनशिप कैसा है. आप मिसेस शॉ का इंस्ट्रक्शन जो वो मैरी को दे रही हैं गेस्ट आने पर कैसे बिहेव करना है, वो चीजें. तो ये आप जो चीजें दी गई हैं वो आप ध्यान में रखकर स्टोरी लिखेंगे. तो यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, आप अपने हिसाब से लिखेंगे. जैसे टाइटल दे देंगे सी द राइट थिंग. मैरी लिव्ड विद हर मदर मिसेस शॉ इन लैंडफील्ड. व्हेन मिसेस हार्डिंग एंड मिसेस ली प्लान टू विजिट, मिसेस शॉ एडवाइज मैरी टू बी पोलाइट, से प्लीजिंग थिंग्स एंड मेक गेस्ट
must feel welcome. Mary promised to do so. However, during the visit, Mary's blunt remark caused awkward silence. She talked about Mrs. Harding's children who didn't exist, mocked Mr. Best's routine, criticizes clothing choices, staying in bed, talkative women, and even a dirty dog, only to discover each comment offended someone. When the guests prepared to leave, Mrs. Shaw invited them to stay, but Mary mixed up her words and said, "Must you stay? Can't you go?" The visit ended politely but uncomfortably, showing Mary still had much to learn about saying the right thing. तो इस तरीके से मैंने लिखा है. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. ऐसे आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं. ओके, नाउ लेट अस एक्सप्लोर. अब लास्ट में दिया हुआ है आपको ग्रुप्स में मिलकर आपका जो फेवरेट पार्ट है स्टोरी का उसको प्ले के फॉर्म में एनेक्ट करना है. कोई डायरेक्टर बन जाएगा, कोई नरेटर बन जाएगा, कोई कैरेक्टर प्ले करेगा. ठीक है. फिर फाइंड आउट द हाउ पीपल ग्रीट गेस्ट हु विजिटेड देयर होम्स इन डिफरेंट लैंग्वेज. अलग अलग भाषा में जब हमारे घर मेहमान आते हैं तो हम कैसे विश करते हैं. जैसे मैंने यहाँ पर 3 दिया है एग्जाम्पल. हिंदी में हम बोलते हैं नमस्ते, है ना, हाथ फोल्ड करके. इंग्लिश में बोलते हैं वेलकम, नाइस टू सी यू. फ्रेंच में हम बोलते हैं बॉन्जोर. ठीक है. तो इस तरीके के वर्ड्स अलग अलग लैंग्वेज में होते हैं. इंडिया में भी अलग अलग भाषा में अलग अलग चीजें बोलते हैं, तो आप इसमें ऐड भी कर सकते हैं. नाउ लास्ट में एक इंफॉर्मेशन दी गई है, वसुधैव कुटुंबकम. इसका मतलब क्या होता है? ये संस्कृत का एक फ्रेज है, साथ में लिखा जाता है. इसका मतलब है वर्ल्ड इज वन फैमिली, पूरी दुनिया एक फैमिली है. वसुधा मतलब होता है अर्थ, धरती. एवं मतलब होता है इज, 10. कुटुंबकम मतलब होता है फैमिली. अर्थ एक फैमिली है. ये फ्रेज जो है महाउपनिषद से आया है एंड हितोपदेश से आया है. ठीक है. दिस सेइंग हाईलाइट, इसका हाईलाइट क्या है? ये जो फ्रेज है वसुदेव कुटुंबकम, इसका हाईलाइट क्या है कि सभी लोग जो है वो इंटरकनेक्ट हैं, जुड़े हुए हैं. सजेस्टिंग दैट ह्यूमैनिटी, जो ह्यूमैनिटी है, मानव सभ्यता है, इज पार्ट ऑफ सिंगल ग्लोबल फैमिली. वो पूरी दुनिया में एक जैसे ह्यूमन सभ्यता जो है, ह्यूमैनिटी जो है एग्जिस्ट करती है. ये यूनिटी, एक साथ रहना, कोऑपरेट करना और एक दूसरे को काइंडनेस यानी दया, एम्पैथी, रिगार्डलेस ऑफ डिफरेंस इन नेशनलिटी, रेस और रिलीजन. कोई किसी धर्म का हो, किसी भी रंग का हो, किसी भी देश का हो, सबको एक हमें यूनिटी की भावना से रहना चाहिए, कोऑपरेशन दिखाना चाहिए और अच्छे से एक दूसरे के साथ व्यवहार करना चाहिए. ये जो मैसेज है वसुदेव कुटुंबकम, ये यूज किया जाता है ताकि विश्व में शांति बढ़ाई जा सके, एक दूसरे को समझा जा सके, और चाहे उनके अलग अलग कल्चर हो या अलग अलग कोई देश ही क्यों ना हो. सो वसुदेव कुटुंबकम जो है ये चुना गया था एज अ थीम, एक थीम के तौर पे जब G20 होता है ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज, एक मीटिंग हुई थी, समिट हुई थी वहां पर, विच कैप्चर द एसेंस ऑफ ग्लोबल यूनिटी, कॉमन बॉन्ड्स एंड शेयर्ड एस्पिरेशंस फॉर अ बेटर फ्यूचर. आगे आने वाले भविष्य में अच्छे से एक यूनिटी मेंटेन हो पूरे ग्लोबल लेवल पे, पूरी दुनिया में अच्छे बॉन्ड्स बने. इसके ऊपर यहाँ का जो थीम था वो वसुदैव कुटुंबकम लिया गया था, जो G20 समिट था 2023 का. ओके, आई होप ये चैप्टर आपको क्लियर होगा. हमने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा और अब उसकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर ली लास्ट पार्ट 2 में. ठीक है. यूनिट 3 का फर्स्ट चैप्टर भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें डिस्कवरीज और इन्वेंशंस के ऊपर वो यूनिट है, तो उसका फर्स्ट चैप्टर हो चुका है. उसकी एक्सरसाइज अब मैं नेक्स्ट अपलोड कर दूंगी. ओके, सो आई होप ऑल ऑफ यू आर लविंग दीज वीडियोस. कुछ चेंजेस चाहिए तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. सो विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब Kalyan TV channel for more such videos. Thank you so much.